Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के ऊपर। हाल ही में उस डिसीजन के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के ऊपर कुछ प्रेसिडेंट्स देखेंगे। ये वीडियो एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के अलावा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि ये आपके पॉलिटी के करंट अफेयर्स में भी आ सकता है और आर्टिकल 16 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। अब एज ऑलवेज सबसे पहले देखते हैं केस की कुछ डिटेल्स को। केस का नाम है बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और जो रिव्यू पिटीशन का ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 30/7/2020 को सुनाया था। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 के अंडर में फाइल की जाती है। अब ये जो रिव्यू पिटीशन फाइल होती है ये उस केस में फाइल होती है जहां पर कोई पेटेंट एरर हो। पेटेंट एरर का अर्थ है कि जजमेंट देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ मिस कर दिया हो या फिर कोई और एरर कर दिया हो जो कि ऑन दी फेस ऑफ इट दिखता है। रिव्यू पिटीशन में नए आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए जा सकते, बल्कि पुराने आर्गुमेंट्स में ही ये बताना होता है कि कौन सा ऐसा एरर हो गया है कोर्ट के द्वारा जो कि अब सही किया जा सकता है। अब हमारे केस में पिटिशनर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते वक्त जो प्रेसिडेंट्स हैं एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, इन दोनों प्रेसिडेंट्स को फॉलो नहीं किया है। अब जिस एरर के बारे में मैं बता रहा था उसमें ये पॉइंट तो बोला ही गया, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कोर्ट से एक एरर अपैरेंट हुई है रिगार्डिंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट। साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के केस में क्रीमी लेयर वाले कॉन्सेप्ट को जो इनएप्लीकेबल बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक गलत फाइंडिंग थी। तो इन्हीं दोनों ग्राउंड्स पे रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। अब केस को अच्छे से समझने के लिए हम 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लेते हैं इस केस में। अब आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि रिजर्वेशन देने से पहले स्टेट को डेटा कलेक्ट करना होता है और उसी के फर्दरेंस में यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने रत्न प्रभा कमेटी का गठन किया था और उसी के अकॉर्डेंस में रिजर्वेशन एक्ट 2018 लेकर आए थे, जिसका ऑब्जेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी प्रोवाइड करना था। और इस एक्ट में ये भी कहा गया कि जो प्रोविजंस हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होंगे, यानी कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर भी ये चीज लागू होगी। अब देखिए, अगर यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी करता लेजिस्लेचर, तो जिस डेट को लेजिस्लेशन पास हुआ है उसके बाद जितने लोग स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड होंगे उनके ऊपर ये एक्ट लागू होगा। तो फिर एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक्ट जब गवर्नमेंट लेकर आई तो उसका मकसद ये था कि प्रेजेंट जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी इसका बेनिफिट देना। क्रीमी लेयर के विषय में कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है वो कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, बल्कि इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रमोशन। और ये जो एक्ट पास किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, ये इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 16(4)(a) है और स्टेट गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है ऐसा कोई भी एक्ट पास करने के लिए। आगे कोर्ट ने कहा कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी से। यहाँ पर कोर्ट ने एक और चीज बोली कि यदि कोई डिफेक्ट होता है किसी लॉ में तो उसको लॉ के द्वारा ही क्योर किया जा सकता है फॉर गिविंग इफेक्ट टू आर्टिकल 16(4)(a)। इसलिए ये जितने भी एक्ट्स क्वेश्चन में थे इनकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया, यानी कि इसको सही बताया गया। अब हम नजर डालते हैं आर्टिकल 16 पे। ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इस आर्टिकल में ये फ्रेज जरूर याद रखिएगा, ऑल सिटीजन्स, यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16 की, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। तो क्लॉज 1 बात करता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी उन सारे केसेस में जहां पर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट होना है। उसके बाद सब क्लॉज 2 के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है ऑन ऑल दीज बेसिस जहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा एम्प्लॉयमेंट कैरी आउट कर रही है। साथ ही साथ इन ग्राउंड्स पे किसी व्यक्ति को इनएलिजिबल नहीं ठहराया जा सकता। अब यहाँ पर ये जो ओनली शब्द है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस,
कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम, यानी कि सिर्फ इन्हीं बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, बाकी किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेट सर्विसेज के एग्जाम दें या फिर PCSJ किसी स्टेट का दें, तो वहां पर नोटिफिकेशन में ही लिखा रहता है कि कैंडिडेट को नॉलेज होनी चाहिए उस स्टेट की लैंग्वेज की। फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदी भाषी जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर हिंदी लिख दिया जाता है कि कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हिंदी। इसके अलावा जिस भी स्टेट में जो जो लैंग्वेज बोली जाती हैं वहां पर वही लैंग्वेज लिख दी जाती है जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। और यही कारण है कि यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप महाराष्ट्र का एग्जाम नहीं दे सकते या फिर गुजरात का एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद ऊपर के दोनों क्लॉजेस की एक्सेप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि इस आर्टिकल में जो भी कंटेंट है वो पार्लियामेंट के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं लगा देगा कि पार्लियामेंट किसी क्लास या फिर क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए कोई अलग सा लॉ बना दे। सब क्लॉज 4 में यही चीज स्टेट के विषय में भी कही गई है। और यहाँ पर क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर यही चीज स्टेट के लिए कही गई है और ये बोला गया है कि स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी स्टेट की सर्विसेज में। अब यहाँ पर जो शब्द स्टेट इस्तेमाल हुआ है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इनके द्वारा एडेड सारे ही संस्थान आ जाते हैं। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू 4A और 4B इस आर्टिकल में इंसर्ट किए गए थे। ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं इनके बारे में आपको PDF में मिल जाएगा। तो अब क्लॉज 4A बात करता है कि इस आर्टिकल में दी गई कोई भी चीज स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगी ऐसा रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए जो कि इन दी मैटर्स ऑफ प्रमोशन हो विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अब यहाँ पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है इसको समझ लेते हैं। इसका अर्थ है कि मान लीजिए A और B दो कैंडिडेट्स हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। इसमें से A जनरल कैटेगरी का है और B ये रिजर्व्ड कैटेगरी का है। यहाँ पर A 2010 में रिक्रूट हुआ था उस ऑफिस के लिए, जबकि B 2015 में रिक्रूट हुआ था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो A जो कि पहले से वेटिंग लिस्ट में लगा है प्रमोशन के लिए, उसको प्रमोट करने की बजाय B को प्रमोट कर दे। उसके बाद वही सारी चीजें दी हुई हैं जो कि हमने पिछले क्लॉज में पढ़ी थी। अब हम आते हैं क्लॉज 4B के ऊपर। इसके तहत आर्टिकल में दी गई कोई भी चीज स्टेट के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाएगी यदि स्टेट ये चाहता है कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज रह गई हैं रिजर्व्ड कैंडिडेट्स की, उनको नेक्स्ट ईयर में एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज माना जाए। अब ये चीज आपने जब कोई सरकारी फॉर्म भरा होगा तो आपने ये चीज देखी होगी। फिलहाल के लिए मैं इसमें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए सन 2010 में गवर्नमेंट ने टोटल 100 वैकेंसीज निकाली, जिसमें से 50 जनरल की थी और 50 रिजर्व्ड कैटेगरी की थी। अब जब गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया तो ये जो रिजर्व्ड वाली सीट्स हैं इनमें से 10 सीटें रह गईं, जिसपे कि गवर्नमेंट को कोई भी रिजर्व्ड कैंडिडेट नहीं मिला। अब 2011 में यदि गवर्नमेंट फिर से 100 सीट निकालती है तो जो पिछले साल की 10 सीट्स बची हुई थी रिजर्व्ड कैटेगरी की, उसको यहाँ पर एक अलग क्लास माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए इस साल भी 50 सीटें जनरल के लिए हैं और 50 सीटें रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं इन 100 में से, लेकिन जो ये एडिशनल 10 सीट होंगी ये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही होंगी। यानी कि अब इस साल में जनरल के पास 50 सीटें होंगी और रिजर्व्ड कैटेगरी के पास टोटल 60 सीट होंगी। इसी चीज को सब क्लॉज 4B में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, रिजर्वेशन के ऊपर एक कैप है 50% का कि कोई भी गवर्नमेंट यदि रिक्रूटमेंट कंडक्ट करती है तो उसमें से 50% से ज्यादा सीटें रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं रखी जा सकती। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो ये जो एडिशनल सीट्स हैं इनको उस 50% में नहीं काउंट किया जाएगा। इसीलिए ये एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज मानी जाती हैं, क्योंकि इन पे जनरल रूल नहीं अप्लाई होगा। अब क्लॉज 5 में ये कहा गया है कि इस आर्टिकल की चीजें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे या फिर डिनोमिनेशंस पे नहीं अप्लाई होंगी, जहां पर उनका खुद का तरीका है अपने मेंबर्स को रिक्रूट करने का।
फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई मदरसा है और वहां पे जो उस मदरसे का ट्रस्ट है उसके रूल्स के हिसाब से सिर्फ शेख कास्ट के लोग उस मदरसे के ट्रस्टी हो सकते हैं। अब यदि इस मदरसे को स्टेट से फंडिंग मिल रही है तो भी इसके ऊपर आर्टिकल 16 के प्रोविजंस नहीं लागू होंगे। इसके बाद रिसेंटली क्लॉज 6 ऐड किया गया है जिसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, और यदि गवर्नमेंट इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाती है तो इस आर्टिकल के जितने भी प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट को ऐसा करने से नहीं रोक सकते। और ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला रिजर्वेशन है इसको एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन से बाहर माना जाएगा, और यदि गवर्नमेंट चाहे तो ये EWS वाला रिजर्वेशन हर कैटेगरी में 10% सीट्स पे दे सकती है। लेकिन ये चीज जो भी रिजर्व्ड कैंडिडेट्स सब क्लॉज 4 में मेंशन्ड हैं उन पे लागू नहीं होगी। अब यहाँ पर जो ईच कैटेगरी वाली बात है इसमें ऐसा नहीं होगा कि शेड्यूल कास्ट में भी आपने EWS वाला रिजर्वेशन लगा के और इनकी 10% सीट्स पे EWS कोटा लगा दिया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट ये क्लॉज 4 में मेंशन्ड है। लेकिन यदि गवर्नमेंट चाहे तो जनरल कैटेगरी में जरूर ये काम कर सकती है, लेकिन SC, ST, OBC के केस में ये चीज नहीं लागू होगी। अब ये जो EWS वाला रिजर्वेशन है ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। इसके अलावा एक अमेंडमेंट मंडल कमंडल वाले एरा का है। बाकी इन सारे अमेंडमेंट्स को आप ऊपर आर्टिकल से टैली कर लीजिएगा। अब हम इस केस से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट केस लॉज हैं उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि पेटिशनर ने जो ग्राउंड लिया था उसमें जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाला केस और M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस साइट किया गया था कि कोर्ट ने इन दोनों केसेस को फॉलो नहीं किया। अब जर्नैल सिंह वाले केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये SC STs पे भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन यदि प्रेसिडेंट चाहें तो उनकी जो पावर्स हैं आर्टिकल 341 और 342 के तहत उस पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट SCs एंड STs को क्रीमी लेयर से बाहर रख सकते हैं, और ये चीज परमिसिबल है। M नागराज वाले केस में ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 16(4) है, यानी कि जहां पर रिजर्वेशन दिया गया है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए, वो आर्टिकल 16(1) का एक्सेप्शन नहीं है। 16(1) में हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ा था। इसका तात्पर्य ये है कि रिजर्वेशन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि दोनों ही चीजें अलग अलग फील्ड्स में काम करती हैं। अब स्पेसिफिकली रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए 2 प्री कंडीशंस हैं। अगर हम इन दोनों केसेस को लेकर चलते हैं, पहली प्री कंडीशन M नागराज वाले केस में दी गई थी कि यदि स्टेट को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है SCs एंड STs को अंडर आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B, तो उससे पहले उनको डेटा कलेक्ट करना होगा उस पूरी पॉपुलेशन का, और ये दिखाना होगा कि बैकवर्डनेस की वजह से उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब इस केस में स्टेट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यदि स्टेट ने डेटा नहीं कलेक्ट किया है तो वो रिजर्वेशन इनवैलिड होगा और कॉन्ट्ररी होगा इंदिरा सोनी वाले केस के संबंध में। और सेकंड प्री कंडीशन जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाले केस में दी गई, जिसके हिसाब से जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है वो SC STs पे लागू होगा, और यदि स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाता है तो वो सही होगा इन दी लाइट ऑफ M नागराज केस। और कोर्ट ने ये भी कहा था कि M नागराज वाले केस को रिकंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब मेनली यही चीज बोन ऑफ कंटेंशन बन गई, क्योंकि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यदि रिजर्वेशन पे अप्लाई होगा तो फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन पे भी अप्लाई हो सकता है, ऐसा पेटिशनर का कहना था। और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वाले केस में भी ये चीज लागू होगी। हाउएवर अपने डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को सही नहीं माना, और कोर्ट ने कहा कि रिव्यू पिटीशन में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन पे ऑलरेडी जजमेंट दिया जा चुका है, और कोर्ट को यहाँ पर कोई भी अपैरेंट एरर नहीं मिलता जिसको देख के कोर्ट अपना रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सके। तो फिलहाल के लिए ये जो कर्नाटक के रिजर्वेशन एक्ट्स थे ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।